तो देयर नीड्स टू बी अ फ्लेक्सिबिलिटी। इस्लाम में अगर कोई चीज़ है तो उसके पीछे एक रीज़न है, कि वो रीज़न ये है कि यार, क्योंकि आप एक सिस्टम, पूरी इंसानियत जो है वो उनके रहने, खाने-पीने सब चीज़ों के तरीके अलग-अलग होते हैं। आप अफ्रीका चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, कल्चर्स अलग हैं, वैल्यूज़ अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो उन सारी वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कोई गवर्नेंस का सिस्टम लाते हैं, तो इट वुड बी डिफरेंट। वो एक हो ही नहीं सकता। एग्री एग्री एग्री, क्योंकि हर जगह के अपने हालात और वाक़यात हैं, हर जगह की अपनी फिलॉसफीज़ हैं, मज़ाहिब, रिलिजन्स अलग हैं, कल्चरल वैल्यूज़ अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं, खाने-पीने की हर चीज़ अलग है। तो आप क्यों समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी बाहर की है, वो आप कॉपी पेस्ट कर देंगे किसी और जगह पे हुँ, जहाँ पे वो लोग अब चूँकि पाकिस्तान, इंडिया में अब इंडिया बड़ा प्राउडली अपने आप को क्लेम करता है कि वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि वो बाय बाय पॉपुलेशन वो सबसे बड़ा, बट उसने वो सिस्टम इनहेरिट किया है बर्तानिया से। ये नहीं मैं कह रहा कि उसमें मैंने उनकी डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उनके साथ मुमासिलत हों, बहुत सारी उन्होंने चेंज की हों अपने हिसाब से। लेकिन बात ये है कि क्यों डेमोक्रेसी सिर्फ? मतलब कोई और सिस्टम क्यों नहीं? जो अगर आप देखें सदियों में से कोई और सिस्टम चलता आ रहा था। अब वो चूँकि आए और अब वो चूँकि यूरोप एंड वेस्ट आर द सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, उनका सिस्टम, उनका सिक्का चलता है, तो सिस्टम भी उनका चलता है, उनका गवर्नेंस सिस्टम भी चलता है। तो एक ये मजबूरी भी है कि जो वो छोड़ के गए हैं, वो ज़माने के हिसाब से इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि वो अप्लाई उन्होंने कर दिया, ठीक है? पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। लेकिन अगेन यू हैव टू गो बैक एंड सी के ये चूंकि इट इज इसमें अब अच्छा, हम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका फंडामेंटल डेमोक्रेसी का क्या प्रिंसिपल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि कोई भी कानून इस्लाम और कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास एक कंडीशन लग जाती है, हम एज इट इज चीज को अप्लाई कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी जो है, जो बुरा चाहता है जिस तरह से यहाँ पे हो, वो तो होती है। 50 साल पहले उनका जहन कुछ और था। अगर आप बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दीज मूवमेंट्स, ये एलजीबीटीक्यू, ये नई चीज है। ये आप कनाडा में रह रहे हैं, आप इधर स्टडी कर लें कि यहाँ पे 50 60 100 साल पहले क्या था इनका हाल और आज बिल्कुल। क्या है। इट इज हुँ, बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज कि वो इस स्टेज पे आज पहुंच गई है जहां पे वो खड़ी है, कि हर बंदे को यू हैव टू सपोर्ट दीज मूवमेंट्स। आप नहीं हुँ, करते तो आपको बुरा भला समझा जाता है। हुँ, इट इज अब आप देखें ना कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ये नतीजा निकला है कि जो लोगों का जहन जिस जमाने में जिस तरह से चल रहा है, आपको वही वही चीज गवर्नमेंट सिस्टम में भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करते तो यू आर कंसिडर्ड बैकवर्ड, हुँ, you're considered fundamentalist, orthodox. You're not considered modern. You're not considered progressive. ठीक है? तो हमारे लिए तो मसला ये ना कि हम we have to get I mean remain connected with जो हमें 1400 1450 साल पहले चीज दी हुई है, हमें उसके साथ एक अपना एक रस्सी पकड़ के रखनी पड़ती है, एक सर्कल को। ये समझ लें, इस्लाम जो इस्लाम में डेमोक्रेसी जो है ना, उस तरह से है कि एक खंभा लगा हुआ है, एक पोल है, और उसके ऊपर समझ लें कि एक घोड़ा है जो बंधा हुआ है, जिसकी रस्सी जो है ना वो 100 मीटर तक की है। लेट्स से एक वो है, उसका रेडियस जो है ना वो 100 मीटर का है। अब वो उस 100 मीटर के रेडियस के अंदर भाग सकता है। वो चाहे 1 मीटर दूर जाए खंबे से, या वो 2 मीटर जाए, या वो 90 मीटर जाए, या वो 100 मीटर तक जाए। एक एक पैरामीटर है। हुँ, उसके अंदर रहते हुए वो आजाद है कि मैं इधर जाके बैठूं, या मैं इधर जाके बैठूं, या मैं इधर जाके बैठूं, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकता। हुँ, तो इस्लाम में डेमोक्रेसी का यही एक है कि एक पैरामीटर ड्रॉ कर दिया, आप अंदर जो मर्जी करें। आपने अपना जो मर्जी जिस खिते में आप रह रहे हैं, आप अफ्रीका में, आप अपने कल्चरल और वैल्यूज को देखते हुए, जो आपकी हालात वाकयात है उनको देखते हुए आप अपना सिस्टम डिफाइन करें। आप पाकिस्तान हुँ, में, आप और जगह आपको करें, बट मोटी मोटी चीज बता दी है कि यार, कानून कोई भी होगा वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। हुँ, जो जो चीजें बेसिस हैं वो बेसिस हैं, रहेंगी। हुँ, होता ही है कि डेमोक्रेसी में ये चीज, ये दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक डेमोक्रेसी कह लें या इस्लामिक गवर्नेंस एंड
मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी किसी भी लिमिटेशन, किसी भी रिस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है कि जो लोग चाहेंगे, जिस जमाने में चाहेंगे, वो उनकी अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं और उनकी हुकूमत बन जाती है तो वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दें, उसमें किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो पाकिस्तान में मॉडर्न डेमोक्रेसी तो किसी भी सूरत बहरहाल हो ही नहीं सकती इम्प्लीमेंट, बिकॉज वो फंडामेंटली हमारी रिलीजन के साथ क्लैश करती है। और आजकल का सबसे बड़ा शिफ्ट मैं ये समझता हूँ वो डेमोक्रेसी ही है, क्योंकि अब मैं डॉक्टर इसरार को कोट करने लगा हूँ और आई बिलीव आई थिंक ही इज वेरी राइट इन दिस। हर जमाने के अपने अपने शिर्क होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना आपका काम होता है कि, और शिर्क क्योंकि कहते हैं कि इतना मुश्किल है अपने जमाने में आइडेंटिफाई करना। अब एक मेरे सामने बुत पड़ा है, कोई उसकी पूजा कर रहा है तो मैं तो बड़े आसानी से कह सकता हूँ कि ये शिर्क कर रहा है या ये काफिर है। बट जहां पे मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता वो असल इशू है। अब डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो चूंकि वो कहती है कि जो मेरा सिस्टम है, जो इंसान का सिस्टम है, वो जो मेरी अकल और मेरा दिल या जो मेरे हालात वाकयात या जो लोगों की डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको समझते हुए अगर मैं गवर्नमेंट में आ जाऊं तो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो खैर मैं ये कह रहा था कि ये चीज जो है ये जरूरी नहीं है कि आपके हर जगह एप्लीकेबल हो उस तरह से। सो इस्लाम में भी आपने बड़ा देखना पड़ता है कि आपका कोई सिस्टम डायरेक्टली क्लैश ना करता हो कुरान और सुन्नत के साथ। अब ये तो बड़ा कैटेगोरिकली इसको बुरा समझा गया है कि आप कह रहे हैं कि जी मेरी मलूकियत, मेरी बादशाहत, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये लफ्ज ही अपने लिए महफूज करके रखे हुए हैं। मुसलमानों को क्यों खलीफा कहते हैं? खलीफा की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी या ये ब्रिटिश राज से। उधर क्वीन विक्टोरिया बैठी होती थी लंदन में, ठीक है, उसकी पार्लियामेंट थी या जो उसके नीचे जो उनकी डेमोक्रेटिक सिस्टम था, वो उसने वाइसरॉय भेजा होता था इधर दिल्ली में, ठीक है। वाइसरॉय क्या था? वाइसरॉय आजाद तो नहीं था इंटायरली। वाइसरॉय वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन या जो भी किंग है, ठीक है। ऊपर बादशाह या मलका वो थी, नीचे उसका समझ लें एक वाइसरॉय या खलीफा था। खलीफा का कॉन्सेप्ट क्योंकि ये हमारे खिते में ये सबसे क्लोजेस्ट है तो मैं इसलिए इसको समझा रहा हूँ कि ऊपर उसका गवर्नमेंट थी, उसकी सिस्टम थी, वो जो डिक्टेट कर देती थी। वाइसरॉय की मिजाज नहीं होती थी कि वो मलका या बादशाह के खिलाफ कोई बात करे, ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीजों में वाइसरॉय आजाद भी था अपने हिसाब से। उसने जो अपने मतलब बहुत सारी उसमें डिपार्टमेंट्स में वो आजादी थी कि वो किस तरह से उसने हुकूमत करनी है, किस बंदे को रखना है, किसको नहीं रखना, कौन सा निजाम किस तरह से चलाना है। बट मेन पॉलिसीज जो थी वो पीछे से लंदन से आती थी। इस्लाम में भी यही है कि मेन पॉलिसी पीछे से अल्लाह ताला ने पहले से डिफाइन कर दी है। आप सिर्फ उसके वाइसरॉय हैं या खलीफा हैं, और आपने उसकी चीज को अपनी जो लिमिट, जो फ्रीडम, जो फ्लेक्सिबिलिटी उसने दी हुई है उसके अंदर रहते हुए इम्प्लीमेंट करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, मतलब कि जिस तरह आपने एग्जांपल दी वॉइस रॉय की, और ये बट द पॉइंट इज कि यार जिस तरह आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि कुरान और सुन्नत के हिसाब से सारे रूल्स बनने चाहिए और बनते भी हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर आप कंट्री टू कंट्री जाए ना तो मेरे ख्याल इस्लाम चेंज होता है। आप मलेशिया का इस्लाम देखें, वो भी अपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से रूल्स बनाते हैं। आप उनका इस्लाम देखें, काफी मतलब अलग है। हमारे पास इस्लाम थोड़ा सा डिफरेंट है। सऊदीया में जाएं, इस्लाम थोड़ा डिफरेंट है। एंड द पॉइंट इज कि चेंज होता है। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जैसे सऊदीया में हराम थी या अलाउड नहीं थी, फतवे थे, आज वो अलाउड है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें अलाउड थी, आज वो अलाउड नहीं है। इसी तरह से इट्स अ प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पर मतलब बाउंड्रीज कैसे सेट हो रही हैं? देखिए इसमें अगर आप रीजन टू रीजन वेरी करें, सऊदी अरब की, पाकिस्तान की, मलेशिया की, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो इस्लाम के जो मेन जो 4 मज़ाहिब हैं, इमाम अबू हनीफा का हनफी मजहब है, आपका इमाम शाफी का शाफी मजहब है, मालिकियों का है हज़रत इमाम मालिक का, और आपके जो चौथे थे मुझे नाम जेहन से निकल रहा है। बहरहाल तो ये 4 तो मज़ाहिब हैं, इनमें क्लैश कोई नहीं है। आप को फॉलो करते देयर इज नो क्लैश, दैट्स ट्रू। नहीं, देयर इज नो क्लैश। इवन मतलब ये तो जहाँ पे जो जिनका सर्कल वो इन्फ्लुएंस बढ़ता गया वो हो गया। देयर इज अब इजिप्ट में कुछ और है, हाथ आप इधर बांध लें, इधर कर लें, कोई नहीं है इसमें। मलेशिया में अगर आप देखें, साउथ इंडिया जो है वो अरबियों के साथ ना, अरब्स का बहुत ज्यादा ट्रेड था साउथ इंडिया की टिप जो है ना, कैलीकट और तमिलनाडु वाली जो स्टेट्स हैं, गोवा वगैरह वाली नीचे, तो वहां पे उनका काफी ट्रेड था। तो वहां पे चूंकि वो ट्रेड था तो आना जाना था,
तो वहां पे लोगों का इस्लाम भी जो है जो फैला है वो डायरेक्टली सऊदी अरेबिया यानी अरब लैंड से सीधा साउथ ऑफ इंडिया इस तरह से फैला है। तो वहां पे जो मजहब फॉलो होता है वो भी साउथ ऑफ इंडिया में है। साउथ ऑफ इंडिया से फिर आगे गए हैं मलेशिया वाली साइड, इंडोनेशिया वाली साइड, ये शाफई बेल्ट है मेरे ख्याल में, तो जो सऊदी अरब में भी है। इंडो पाक में बाकी सारी जगह पे हनफी मजहब है। तो ये इसमें आपस में कोई क्लैश नहीं है। इस्लाम इज वेरी क्लियर कि अगर आप ए को फॉलो करते हैं बी के साथ बी का कोई आप इशू नहीं है आपके साथ। तो ये तो हर जगह की अपनी अपना खित्ते के रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी अपनी वैल्यूज हैं, अपनी ट्रेडिशंस हैं, हिस्ट्री है, उनके हिसाब से आपने करना है। बट यस, विद टाइम हर चीज चेंज होती है और एज लॉन्ग एज द बेसिस आर राइट, आप नई नई चीजें आती हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, देयर इज अ प्रोग्रेशन, ठीक है, तो उसको इनकॉर्पोरेट आप करते जाते हैं अपने कल्चर में, अपने सिस्टम में कि ये किस तरह से इनको ठीक रखना है या हलाल हराम जो भी व्हाटएवर। तो मेरे ख्याल में मसला उसमें भी नहीं है। इस्लाम इज वेरी फ्लेक्सिबल। ये किसी एक जमाने के लिए तो रहा नहीं, ये तो हमेशा के लिए है। तो इसमें गुंजाइश ना तो ये इट इज बाउंड बाय रीजन, ना ही ये इट इज बाउंड बाय एनी टाइम, ठीक है। और बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि अल्लामा इकबाल का हम चूंकि जिक्र करें तो मैंने उनकी एक और भी नज़म पढ़ी थी, वतनियत। वतनियत जिसमें वो नेशनहुड की बात करते हैं, ये जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसका भी जिक्र करते हैं कि इस्लाम इज नॉट बाउंड बाय नेशनलिज्म। उसमें इस्लाम में इस्लाम जो है ना वो आपका मजहब है, वो आपका घर है। इसमें आइदर यू लिविंग इन सऊदी अरेबिया और मलेशिया और पाकिस्तान और इजिप्ट, इट डजंट मैटर, ताकि लोगों में डिवीजन ना हो, यूनिटी रहे, क्योंकि एक उम्मत का कॉन्सेप्ट है। उम्मत जो है ना वो आपका नेशनलिज्म है, ठीक है। तो बहरहाल ये एक और टॉपिक है। ये थोड़ा सा हम थोड़ा डेविएट कर गए इस चीज पे। एक बड़ी मजे की चीज है, ये डॉक्टर इसरार ने बताई थी कि एग्जांपल को दे रहे थे जमहूरियत की, कि पहले क्या था और अब क्या है। समझ लें पहले था कि जैसे फिरौन और नमरूद की उन्होंने एग्जांपल दी कि ये यानी हिस्टोरिकली जब बादशाह थी, फिरौन कहता था मैं बादशाह नहीं, मैं खुदा हूँ। नमरूद भी यही कहता था, ठीक है, यानी कि मैं किसी को जिंदा रखूं या मार दूं ये मेरे इख्तियार में है, ठीक है। तो समझ लें कि जो सारा एक जो एक उन्होंने एग्जांपल दी डॉक्टर इसरार ने कि एक गंदगी का एक ढेर है जो बादशाह ने अपने सर पे रखा हुआ है, यानी कि वो समझता है कि मैं ही मैं हूँ, ठीक है, यानी कि वो किसी को वो खुदा को तो मानता नहीं, अल्लाह को मानता नहीं है, तो वो कहता है कि मेरा जो सिस्टम है यानी कि मैं ही पावरफुल हूँ, आई एम सॉवरेन, मेरा सिस्टम जो है वो हर बंदे को मानता। अब हुआ ये है कि ये डेमोक्रेसी में ये हुआ है कि अब आपने चूंकि एक इलेक्टेड बॉडी बना दी है, और अगर आप इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, इफ यू टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, अगर हम उसकी बात करें, तो हुआ ये है कि ये जो गंदगी का ढेर जो फिरौन और नमरूद ने अपने सर पे रखा हुआ था ना, अब वो माशा माशा तोला तोला ना वो हर बंदे के सर पे उन्होंने रख लिया, यानी कि गंदगी का ढेर सबने अपने ऊपर रख लिया है, यानी कि गंदगी अभी भी गंदगी ही है। कहने की बात ये है, यानी कि पहले एक बंदे के सर पे थी, अब हर बंदा ही है ना, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने एग्जांपल देके किया क्योंकि वो इसको शिर्क के साथ रिलेट करते हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो चूंकि अल्लाह और उसके सिस्टम को मरहून मिन्नत नहीं रखती, इसलिए वो सबसे बड़ा शिर्क है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं समझते, आप कहते हैं कि मैं सॉवरेन हूँ और मेरा मैं जो भी कानून बनाना चाहूँ, अगर मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास ताकत है, इतने नंबर्स हैं, वोट्स हैं, मैं बना दूं, तो दैट मीन्स कि यू डायरेक्टली चैलेंजिंग अल्लाह जो रूल है, ठीक है, या जो उनका जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, उनकी जो कानून है, तो वो गंदगी है, वो ये कहते हैं। और वो आपने डिवाइड कर दिया अब अपने पार्लियामेंट में, अपनी असेंबलियों में हर बंदे के सर पे रख दिया। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कानून में तो ये है कि आपकी कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकती, लेकिन एक्चुअली क्या होता है वो एक अलग कहानी, वो अलग ही है, बिल्कुल। उसपे आई थिंक वी नॉट इन अ बेटर पोजीशन, आई थिंक इसमें तो कोई एनालिस्ट प्रॉपर डिस्कस करे उसको। हाँ, इसमें ये मसला नहीं है कि आपके इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस हों, अगेन डेमोक्रेसी में रहते हुए इलेक्शंस का सिस्टम की मैं बात नहीं करूंगा, उसकी वो जो एक पूरा प्रोसेस है, आई एम नॉट चैलेंजिंग दैट, या इस्लाम डज नॉट चैलेंज दैट। इस्लाम इज वेरी क्लियर, फ्लेक्सिबिलिटी उसने दी है अपने हिसाब से, जहां पे आपने करना है। जैसे अगर आप बात करें ये जो 2011 में अरब स्प्रिंग था,
अब देखें वहां पे 20-20, 30-30 साल से जो हुक्मरान बैठे हुए थे उनके खिलाफ एक लोगों की आवाज उठी बिल्कुल और उन्होंने उनको गिराया। बहुत सारी आप वो देखें, हुस्नी मुबारक 30-32 साल से था, उसकी हुकूमत गिरी में। उसके अलावा टूनिसिया में जो गद्दाफी हुक्मरान था उसकी गिरी। बिल्कुल फिर बाद में कज़ाफी को तो इन्होंने खुद आके गिराया। तो हम्म और क्या किया यहाँ पे आके, अगर आप देखें बाद में, मतलब द एम वाज टू इम्प्लीमेंट डेमोक्रेसी। हम्म अब डेमोक्रेसी, अगर आप अगेन इफ यू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, फिर ये चीज सामने आती है कि वो है क्या। वो है बिल्कुल क्या, वो ये मैंने खुद लिखा हुआ है इलामा इकबाल में कि बिल्कुल चेहरा रोशन, अंदरून चंगेज से तारीख तक। हम्म तो मजे की बात ये है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू रीड अबाउट इट कि ये सिस्टम में इश्यूज क्या है, फ्लॉज क्या है, और हम्म ये कैसे हमें इसको अडेप्ट करना चाहिए फ्लेक्सिबल तरीके से, अपने सर्कल में रहते हुए इसको हम नाइस इम्प्लीमेंट करें तो। नाइस नाइस थैंक यू सो मच हसन अपना टाइम निकालने के लिए। आज हमने देखा कि डेमोक्रेसी है क्या, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा हम देखा कि पाकिस्तान और हमारी जो मोहब्बत है डेमोक्रेसी की वो क्या है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से अल्लामा इकबाल इसके बारे में क्या लिखते हैं और कैसी होनी चाहिए, मतलब अगर डिफरेंट रीजन्स में है तो हम उसको डिफरेंट रीजन्स में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हम इसके साथ रह सकते हैं। थैंक यू हसन अपना टाइम निकालने के लिए, मेरे शो बहता पानी पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, तो बहुत इसी के शुक्रिया। साथ खुश रहें और जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें। थैंक यू।